नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम फिर प्रश्न लेकर आए हैं 100 प्रश्न एजीटीए या कृषि से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है प्याज का प्रमुख कीट है। प्याज का प्रमुख कीट है, तो प्याज का प्रमुख कीट थ्रिप्स है। आंसर इसका भी हो जाएगा, प्याज का प्रमुख कीट थ्रिप्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्याज की बीज दर कितनी होती है। प्याज की बीज दर कितनी होती है, तो प्याज की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम यानी 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्याज की बीज दर लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है पूसा स्नोबॉल पछेती किस्म है। पूसा स्नोबॉल पछेती किस्म है किसकी? फूल गोभी की। पूसा स्नोबॉल पछेती किस्म है फूल गोभी की। पूसा दीपाली किसकी किस्म है, तो पूसा दीपाली जो है फूल गोभी की अगेती किस्म है। पूसा दीपाली फूल गोभी की अगेती किस्म है। पूसा स्नोबॉल फूल गोभी की पछेती किस्म है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, गुलाब में प्रवर्धन होता है। गुलाब में देखिए टी बडिंग भी होता है गुलाब में और कलम भी किया जाता है गुलाब में। गुलाब में प्रवर्धन होता है। गुलाब में कैसे प्रवर्धन होता है, तो गुलाब में दोनों तरह का प्रवर्धन होता है, टी बडिंग और कलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हजारा गेंदा की बीज दर होती है। हजारा गेंदा की बीज दर कितनी होती है, तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हजारा गेंदा की बीज दर 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किस तरह से किया जाता है, तो कोर्म से किया जाता है। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन कोर्म द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हैप्पी एंड किस्म किसकी है। हैप्पी एंड किस्म किसकी है, तो हैप्पी एंड किस्म आपकी ग्लेडियस की है। ग्लेडियोलस होता है, हैप्पी एंड किस्म ग्लेडियोलस की है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है गेहूं के मौल्या रोग यानी सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है। गेहूं के मौल्या रोग का नियंत्रण कैसे होता है, तो इसके लिए फसल चक्र अपना करके गेहूं के मौल्या रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गेहूं का कौन सा रोग अंतः बिजोड़ रोग है। देखिए इंटरनली सीड बॉर्न रोग है कौन सा, तो इसमें आप देखें अनावृत कंड रोग। 10वें का सी आंसर है अनावृत कंड रोग जो है अंतः बिजोड़ रोग है। क्वेश्चन नंबर 11 धान्य फसलों में सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल है। धान्य फसलों में सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल कौन सी है, तो जौ। सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल जौ है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है जौ का छिलका रहित किस्म है। जौ के छिलका रहित किस्म कौन क्या है, डोलमा। जौ की छिलका रहित किस्म डोलमा। क्वेश्चन नंबर 13 है जौ की मूल्य सूत्रकृमि रोधी है। जौ की मूल्य सूत्रकृमि रोधी है RD 387, RD 2035, RD 2052। RD 2052 यानी कि तीनों है। जौ की छिलका रहित यानी जौ की मूल्य सूत्रकृमि रोधी किस्म है। तीनों उपयुक्त सभी यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है धान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन से क्षेत्र में डालते हैं। धान की फसल में जो है अपचयित क्षेत्र में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहाँ डालते हैं, अपचयित क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। 15 है कि धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में धान्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन कौन सी फसल का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कौन सी फसल का है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन जो आप देखेंगे तो धान का है। धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है और धान का सर्वाधिक उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 17 है धान की प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली किस्म है। तो भारतीय उच्च उपज वाली जो है जया है। जया जो है ये भारतीय धान है जो सबसे अधिक उपज देती थी इस समय। क्वेश्चन नंबर 18 है पडलिंग कौन सी फसल से संबंधित है। तो पडलिंग जानते हैं आप लोग, धान में पडलिंग की जाती है। धान में पडलिंग की जाती है, पडलिंग धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है बूसनिंग क्रिया कौन सी फसल से संबंधित है। बूसनिंग क्रिया ये भी जो है धान से संबंधित है। बूसनिंग क्रिया किससे संबंधित है, तो बूसनिंग क्रिया धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है कि धान में अंकुरण बाद यानी कि रोपाई के बाद कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। धान में रोपाई के बाद कौन सी खरपतवारनाशी काम में लेते हैं, तो बीटा क्लोर तो पहले लेते हैं, एनिलोफास पहले लेते हैं, बेंथोक्वार पहले लेते हैं। ये प्रोपेनिल स्टाम्प जो है ये धान में बाद में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, खरपतवारनाशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है धान में अंकुरण से पूर्व खरपतवारनाशी है। तो धान में अंकुरण से पूर्व ब्यूटाक्लोर भी है, एनिलोफास भी है और बेंथियोकार भी है, तीनों है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ब्यूटाक्लोर, एनिलोफास और बेंथियोकार ये तीनों जो है धान के अंकुरण से पूर्व यानी कि प्री इमरजेंस का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है धान का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है। धान का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है। धान का सबसे प्रमुख कीट, तो धान का पीला तना छेदक जो है सबसे प्रमुख कीट है। धान का पीला तना छेदक सबसे प्रमुख कीट है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, धान का वायरस जनित रोग है। धान का वायरस जनित रोग तो टुंगरो भी है और ग्रासी स्टंट, यानी कि सी आंसर सही होगा। 23 का सी, धान का ग्रासी स्टंट और टुंगरो दोनों जो है वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में टुंगरो वायरस या टुंगरो डिजीज का वाहक कौन है। टुंगरो डिजीज का वाहक कौन है। तो टुंगरो डिजीज का वाहक जो है धान का हरा फुदका, यानी कि निफोटेटिक्स बर्सेंस। निफोटेटिक्स बर्सेंस जो है धान का टुंगरो डिजीज का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धान का कौन सा कीट जो पौधों की पत्तियों या तने पर केज यानी कि पिंजरा बनाकर लटके हुए रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी आ जाएगा इसका, ये निम्फुला डेपुंटेलिस कीट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, धान्य फसलों के भंडारण कितनी नमी पर करते हैं। धान्य फसलों का भंडारण जो है 10 से 12% नमी पर किया जाता है। धान्य फसलों का भंडारण 10 से 12% नमी पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धान्य फसलों के भंडारण में कौन से रसायन की टिकिया काम में लेते हैं। तो धान्य फसलों के भंडारण में एल्यूमिनियम फास्फाइड और सल्फास दोनों हो गए, यानी कि आंसर डी, एल्यूमिनियम फास्फाइड और सल्फास दोनों की टिकिया धान के भंडारण में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारबाइलिंग और मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। पारबाइलिंग और मिलिंग क्रिया किससे संबंधित है। तो पारबाइलिंग और मिलिंग क्रिया जो है आपका ये धान से संबंधित है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ट्रांसजेनिक धान क्या है। ट्रांसजेनिक धान क्या है। तो ट्रांसजेनिक धान जो है विटामिन ए से धनी धान है, ठीक, मतलब विटामिन ए की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, ट्रांसजेनिक धान है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एग्रीकल्चर शब्द बना है। एग्रीकल्चर शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 30, एग्रीकल्चर शब्द जो बना है वो किससे बना है। तो लैटिन भाषा से बना है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से बना है। 31 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की कब शुरू हुई। RKVY 2007 से शुरू हुई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जो है 2007 से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्वेत क्रांति के पिता कहलाते हैं। श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं। श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन यानी वी कुरियन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो आइसोबार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। आइसोबार। समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं आइसोबार कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र जो है वो क्या है। तो टेंसियोमीटर है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र टेंसियोमीटर है। डायनोमीटर का काम क्या है। डायनोमीटर का क्या काम है इसमें कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डायनोमीटर का काम क्या है। तो डायनोमीटर का काम आपका क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनोमीटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 35 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न में से ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है। ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण पूछ रहा है तो बीटी कपास ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण बीटी कपास है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या बीटी कपास का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। बीटी कपास का जो प्रयोग वो मुख्यतः किस लिए किया जाता है पूछ रहा है। तो बीटी कपास का प्रयोग मुख्यतः कीटों के नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। बीटी कपास का प्रयोग कीटों के नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड योजना जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये सभी आप लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसमें है क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी कि QPM किससे संबंधित है। क्वालिटी प्रोटीन मेज किससे संबंधित है। तो क्वालिटी प्रोटीन मेज आपको देखिए किससे संबंधित है। तो मक्का में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन अमीनो अम्ल बढ़ाने वाली जीन से संबंधित है। मक्का में ट्रिप्टोफेन लाइसिन अमीनो अम्ल बढ़ाने वाली जीन से संबंधित है QPM। क्वेश्चन नंबर 42 है, अर्बोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का पूछ रहा है। तो अर्बोरिकल्चर में शाक व अलंकृत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अर्बोरिकल्चर में शाक व अलंकृत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में है, कृषि से संबंधित जिले स्तर पर एक पंजीकृत संस्था है आत्मा। कृषि से संबंधित जिले स्तर पर एक पंजीकृत संस्था कौन सी है। आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू हुआ 2007 में। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ 2007 में। 45 अम्लीय
मृदाओं में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसलें हैं। अम्लीय मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो चाय भी उगा सकते हैं, धान भी उगा सकते हैं, गन्ना। इनके चाय, धान और गन्ना, ये जो है तीनों फसलें आप उसमें उगा सकते हैं कि अम्लीय मृदा में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? अम्लीय मृदा में कौन से तत्वों की अधिकता होती है? अम्लीय मृदा में कौन से तत्वों की अधिकता होती है? 46 में तो अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम की भी अधिकता होती है, मैग्नीज की भी और Fe आयरन की भी, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक। आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने हेतु काम में लेते हैं। अम्लीय मृदा को सुधारना है तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना काम में लेते हैं। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या काम में लेते हैं? चूना काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है सफ़ेद ऊसर या लेह मृदाएं होती हैं। सफ़ेद ऊसर या लेह मृदाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? लवड़ी, लवड़ी होती हैं, यानी कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 49 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं विकसित होती हैं? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं विकसित होती हैं? जिसमें लवड़ी मृदाएं विकसित होती हैं, इसमें भी सी आंसर हो जाएगा। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवड़ी मृदाएं विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, लवड़ी मृदाओं में सुधारा जाता है। लवड़ी मृदाओं को सुधारा जाता है, तो लवड़ी मृदाओं को कैसे सुधारा जाता है? गोबर की खाद डाल लीजिए और निचालन कर दीजिए, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। हाँ, गोबर की खाद डालिए और निचालन द्वारा अम्लीय मृदाओं का सुधार, नहीं, वो लवड़ी मृदाओं का सुधार किया जाता है। लवड़ी मृदा का सुधार निचालन द्वारा और गोबर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भूमि में सोडियम कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेट आयनों की अधिकता से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जहाँ पे की अधिकता होगी वो वहाँ पे क्षारीय मृदा का निर्माण चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है। क्षारीय मृदाओं को, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है। तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए क्या करेंगे आप? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये तो सभी को मालूम है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार जो है कई परीक्षाओं में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अर्नान एवं स्टाउट के अनुसार कुल आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं। अर्नान और स्टाउट के अनुसार कुल 16 आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नवीन खोजा गया, मतलब नया कौन सा खोजा गया? तो निकेल। नया अभी कौन सा पोषक तत्व खोजा गया है? निकेल। क्वेश्चन नंबर 56 है, वी आकार का हरित महीनता किसकी कमी से होती है? वी आकार की हरित महीनता जो होती है वो नाइट्रोजन की कमी से होती है। नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो वी आकार की हरित महीनता शुरू हो जाएगी। वी आकार की हरित महीनता शुरू हो जाएगी नाइट्रोजन की कमी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 में है, फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? तो फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट रोग होता है। टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट रोग किससे होता है? तो कैल्शियम की कमी से। टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट रोग जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। टमाटर में अगर कैल्शियम की कमी है तो ब्लोसम एंड रॉट रोग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? गोभी में विप्टेल रोग होता है। गोभी में विप्टेल रोग होता है किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से। ठीक। गोभी में विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पत्तियों के रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? पत्तियों के खुलने और बंद होने में पोटास जो है बहुत भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में है, सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ कब हुई थी? सर्वप्रथम गेहूं की खेती कब प्रारंभ हुई थी कह रहा है? तो सर्वप्रथम गेहूं की खेती जो है 7500 BC पूर्व हुई थी, बिफोर क्राइस्ट सब पूर्व। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम सिंचाई आयोग का गठन आपका 1901 में हुआ था। 1901। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है क्या? 1943 में धान की कौन सी व्याधि के कारण बंगाल अकाल पड़ा था? 1943 में धान की कौन सी व्याधि के कारण बंगाल अकाल पड़ा था? बंगाल अकाल किससे पड़ा था? आपका भूरा धब्बा, धान का भूरा धब्बा रोग जो है उस समय बहुत ज़्यादा हुआ था, जिससे भूखमरी हो गई थी बंगाल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है, ट्राइसेम TRYSEM ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? तो ट्राइसेम प्रोग्राम जो है 1979 को शुरू हुआ है, 1979 में।
ट्राइसेम प्रोग्राम 1979 में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम NAIP कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? तो 2006 में। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम 2006 में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 66 क्या कह रहा है? पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है और मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का, यानी कि आंसर इसका डी सही है, 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है, मानसून किस भाषा का शब्द है? कह रहा है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून देखिए ये अरबी, वैसे ही लग रहा है देख के कि मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल है। भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल कितना है पूछ रहा है। भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल 141 MHA है, ठीक, मिलियन हेक्टेयर में 141 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 141 मिलियन हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 जो है, राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत है। राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत कितना है? तो 128 से 130% है। राजस्थान में फसल सघन प्रतिशत 128 से 130% है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 में है कि NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? तो CO, यानी कि CO। क्वेश्चन नंबर 56 फिर आ गया मेरे पास। NBGR 70 के बाद ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा, 69 70 के बाद 56 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन 69 के बाद 70 का ऑप्शन कहाँ है? दोबारा रिपीट हो गया, 70। हाँ, क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है कि NBGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो NBGR नेशनल जो ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत का विश्व में द्वितीय स्थान किस में है? तो आपका गेहूँ और चावल में भी द्वितीय स्थान है, फल और सब्जी में भी द्वितीय स्थान है, रेशा व तिलहन में भी द्वितीय स्थान, यानी कि डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान देखना किस में है? तो दूध व मसालों में भारत में विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान है दूध व मसाले उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष कब घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष कब घोषित किया गया? तो 2012 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष 2012 में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? टिकाऊ खेती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, टिकाऊ खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं? टिकाऊ खेती को कार्बनिक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं, पारिस्थितिक, तीनों हो गया, इनको उपयुक्त सभी। टिकाऊ खेती को कार्बनिक खेती को टिकाऊ खेती कहते हैं, प्राकृतिक को भी और पारिस्थितिकी को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, वायुमंडल की क्षणिक अल्पकालिक अवस्था को कहते हैं। वायुमंडल की क्षणिक अल्पकालिक अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालिक अवस्था को मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालिक अवस्था को मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, वायुमंडल में लंबे समय तक के मौसम के सार को कहते हैं। वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। लंबे समय तक चलता है वो जलवायु कहलाता है और क्षणिक जो होता है वो मौसम कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 है, सबसे शुद्ध बीज की श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 79, सबसे शुद्ध बीज की श्रेणी कौन सी है? तो मूल केंद्रक बीज जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं। बीजों की जीवन क्षमता किससे ज्ञात करते हैं? तो बीजों की जीवन क्षमता ग्रेडेक्स परीक्षण से भी करते हैं और इंडिगो कमाइन डाई से करते हैं और टेट्राजोलियम परीक्षण से भी करते हैं, यानी कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बीजों के जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं ग्रोडेक्स परीक्षण और इंडिगो कार्माइन डाई से
और टेट्राजोलियम परीक्षण से। तीनों परीक्षण से बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, बीजों का कम से कम वास्तविक मान होता है। बीजों का कम से कम वास्तविक मान जो होता है वो 75% होता है, 75%। क्वेश्चन नंबर 82 है, बीज सूचकांक कहलाता है। तो 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स यानी कि बीज सूचकांक कहते हैं। 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। क्या चीज़ है इसमें, यानी कि वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु, और इसमें एक और जगह भी एफिड तेला मुक्त पौधे हेतु, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। सीड प्लांट तकनीकी आलू में जो अपनाते हैं वो वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु अपनाते हैं, और एफिड तेला से मुक्त करने हेतु सीड प्लांट तकनीकी आलू की सीड प्लांट तकनीकी अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु, मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखते हैं। कितना रखते हैं, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 है, बड़े पेड़ों की कतारों के बीच फसलें लेना क्या कहलाता है। बड़े पेड़ों के कतारों के बीच फसलें लेना क्या कहलाता है, तो एले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहता है, बड़े पेड़ हैं उनके बीच में अगर फसलें आप ले रहे हैं तो एले फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, निम्न में से केव फसल है, निम्न में से नहीं केच फसल है, निम्न में से केच फसल है। केच फसल कौन सी है, उर्द, मूंग और प्याज, ये तीनों ही केच फसल है, कैच क्रॉप कहलाती है। उर्द, मूंग और प्याज ये कैच क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है। निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है, तो नकदी फसल इसमें आलू भी है, गन्ना भी है, कपास भी है, उपयुक्त सभी हो गए। ठीक, आलू, गन्ना, कपास नकदी फसलें हैं। आलू, गन्ना, कपास नकदी फसलें, आलू, गन्ना, कपास नकदी फसलें, ध्यान रखिएगा। फास्ट ट्रैप फसलें हैं, फास्ट ट्रैप फसलें 88 का है। फास्ट ट्रैप फसलें कौन सी हैं, जो कीटों और व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, वे फास्ट ट्रैप फसलें। जो कीटों और व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं फास्ट फसलें कहलाती हैं, ट्रैप क्रॉप कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना। अच्छा, मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है, कह रहा है, तो अंतरासस्यन कहलाता है। एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच जो दूसरी फसल लगाते हैं उसको अंतरासस्य कहते हैं, अंतरासस्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, शुष्क खेती में बीज दर रखते हैं। शुष्क खेती में बीज दर कितनी रखते हैं, इसमें 10 ही दिया है, लेकिन 10 से 15% अधिक रखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 10 से 15% अधिक रखते हैं। शुष्क खेती में या लेट सोइंग करें तो भी जो है 10 से 15% अधिक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, पानी की कमी वाले एवं लवणी क्षेत्रों में उपयुक्त सिंचाई विधि है। पानी की कमी जहाँ पे हो या लवणी क्षेत्र हो तो उसमें कौन सी सिंचाई जो है उपयुक्त होती है, ये कह रहा है, तो उसमें ड्रिप सिंचाई सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि 90 से 95% तक जल उपयोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है, तो 1.16% है। कितना है, 1.16% है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म है। चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो BJ 256 चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त है। BJ 256 चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कपास में अंकुरण प्रतिशत होता है। कपास में अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो 65% कपास में अंकुरण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 है, सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत पाई जाती है। 95 में क्या करा, सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत किसमें पाई जाती है, तो मक्का में। सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत मक्का में पाई जाती है। सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत मक्का में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होती है। उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होती है। उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है, तो 99.5 से 99.9% शुद्धता होती है, वो जो उत्तम किस्म का बीज होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था 1845 में। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था 1845 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट
एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं NES को शुरुआत हुई थी। NES की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं NES की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं NES की शुरुआत 1953 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP शुरू हुआ। DPAP शुरू हुआ 1973 से 74 में। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1973-74 में। क्वेश्चन नंबर आइए 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इक्रिसेट की स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 1 है इक्रिसेट की स्थापना कहाँ हुई है? तो इक्रिसेट की स्थापना हैदराबाद में हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रेनिंग एवं विजिट T&V प्रणाली कब शुरू हुई? T&V प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1974 में शुरू हुई है। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली 1974 में शुरू हुई है। देश में प्रथम KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ शुरू हुआ था? तो पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ? नाबार्ड बैंक का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड बैंक का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहाँ स्थित है आपका? तो वाराणसी। आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र NCIPM कहाँ स्थित है? NCIPM कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है VAM माइकोराइजा क्या है? VAM माइकोराइजा क्या है? तो VAM माइकोराइजा P अवशोषक फफूंद है। VAM माइकोराइजा P अवशोषक फफूंद है। क्वेश्चन नंबर 8 है मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? तो पिक्नोमीटर है। क्या है? पिक्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी पिक्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है बांझपन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बांझपन रोग विटामिन ई की कमी से होता है। बांझपन रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश चीन है। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे। क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे, कौन थे? तो इसमें SK बसल हो जाएगा। SK बसल ने मक्के पर काम किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यष्टि जलवायु कहते हैं। पृथ्वी के समवर्ती जलवायु जहां पादप एवं जंतु निवास करते हैं उनको व्यष्टि जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात मावठ किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में बरसात होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन से बीज की श्रेणी मात्र बीज कहलाती है? यानी मदर सीड। आधार बीज को मदर सीड कहा जाता है। मात्र बीज कौन सी कहलाती है? आधार बीज। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक है वे कौन सी फसलें कहलाती हैं? तो वे एरेबल क्रॉप यानी कि एरेबल फसलें कहलाती हैं। जिनके लिए भू परिष्करण आवश्यक है एरेबल फसलें कहलाती हैं। 17 है एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल खेत में बोना क्या कहलाता है? तो रिले क्रॉपिंग कहलाता है, यानी कि रिले फसल कहलाता है। एक फसल काटने के पूर्व दूसरी फसल उस खेत में बो देना रिले फसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी ज्ञात करने का कौन सा यंत्र है? तो मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र जो है आपका जिप्सम ब्लॉक ये भी है, टेंसियोमीटर भी है और न्यूट्रो मॉइस्चर मीटर भी है। तीनों है आपका, तीनों मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। जिप्सम ब्लॉक, टेंसियोमीटर और न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में है बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र जो है टेंसियोमीटर है।
ठीक। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र टेंसियोमीटर है। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना कहलाता है। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक भी कहलाता है, एरोपोनिक, दोनों जो है हवा में, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फसल से प्राप्त कुछ उपज एवं फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो फसल की जल उपयोग दक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल की जल उपयोग दक्षता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है। सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है? तो 2.65 ग्राम प्रति सीसी। 2.65 ग्राम प्रति सीसी सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है। कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है? कौन सी मृदा का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है? तो बालू मृदा का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? तो एंटीसॉल से। जलोढ़ मृदा का निर्माण एंटीसॉल से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि अर्धकृष्ट में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अर्धकृष्ट में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो अर्धकृष्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर हैं? भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर हैं? तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता अधिक होती है? कौन से मृदा समूह की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो वर्टिसोल मृदा जो होती है उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, धान्य फसलों में सर्वाधिक खनिज लवण कौन सी फसल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो खनिज लवण सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? खनिज लवण आपका बाजरा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाजरा में सबसे ज़्यादा खनिज लवण पाया जाता है। बाजरे की बीज दर पूछ रहा है, बाजरे की बीज दर कितनी होती है? तो बाजरे की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोते हैं? तो बाजरे के बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों में होता है, उसका कौन सा लक्षण है? तो उसका लक्षण है कि वो जो है अर्गट रोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्गट रोग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? डाउनी मिल्ड्यू का कारक है। डाउनी मिल्ड्यू रोग का कारक क्या है? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। डाउनी मिल्ड्यू का कारक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला डाउनी मिल्ड्यू का कारक है। बाजरे की फसल में प्रमुख खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। बाजरे की फसल में कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? तो एट्राजीन काम में लेते हैं। बाजरे की फसल में एट्राजीन काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जॉनसन घास किस खरपतवार का नाम है? तो बरू घास को जॉनसन घास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन से रोग में बाजरे की बाली पत्तीनुमा संरचनाओं में बदल जाती है? बाजरे की बाली पत्तीनुमा संरचनाओं में बदल जाती है कौन से रोग में? तो डाउनी मिल्ड्यू में। डाउनी मिल्ड्यू में बाजरे की बाली जो पत्तीनुमा संरचना में बदल जाती है। बाजरे का प्रमुख कीट है। बाजरे का प्रमुख कीट कौन सा है? तो कातरा भी है, सफ़ेद लट भी है और फड़का, यानी कि डी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्वार की बीज दर कितनी होती है? ज्वार की बीज दर 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ज्वार की बीज दर 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी फसल कैमल क्रॉप कहलाती है? कौन सी फसल कैमल क्रॉप कहलाती है? तो ज्वार कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। ज्वार फसल को कैमल क्रॉप के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 39, मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। ज्वार का प्रमुख कीट है। ज्वार का प्रमुख कीट कौन सा है? तो ज्वार का प्रमुख कीट जो आपका तना मक्खी भी है और तना छेदक भी है। तना मक्खी और तना छेदक दोनों ही ज्वार के प्रमुख कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ज्वार का कौन सा कीट है जो केवल बुआई के 1 महीने तक ही प्रभावी रहता है? ज्वार का कौन सा कीट है जो 1 महीने तक ही प्रभावी रहता है? तो तना मक्खी ज्वार की जो है 1 महीने तक प्रभावित रहती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओपेक 2 जीन किस किस्म से संबंधित है? तो ओपेक 2 जीन आपका मक्के से संबंधित है। ओपेक 2 जीन मक्के से संबंधित है। माही धवल किस्म है। 43 है, माही धवल किस्म किसकी है? तो माही धवल किस्म भी मक्के की है। माही धवल किस्म मक्के की है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से मक्का की किस्म है। निम्न में से मक्का की किस्म कौन सी है? तो निम्न में से मक्का की किस्म आपकी माही कंचन भी मक्का की किस्म है, नवजोत भी मक्का की किस्म है, तरुण भी मक्का की किस्म है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45,
ज्वार की तना मक्खी का नियंत्रण करते हैं। ज्वार की तना मक्खी का नियंत्रण कैसे करते हैं? तो अधिक बीज दर बढ़ाकर करते हैं, अगेती बुआई करके भी करते हैं, और कार्बोफ्यूरान 3G का प्रयोग करके भी करते हैं। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मक्का बोई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मक्का बोई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मक्का बोने वाली जो है वो जियामेज इंडुरेटा है। जियामेज इंडुरेटा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। जियामेज इंडुरेटा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है अगला, कौन सी मक्का ताज़ा खाने में मीठी होने के कारण उगाई जाती है? कौन सी मक्का जो ताज़ा खाने में मीठी होने के कारण उगाई जाती है? तो इसमें जियामेज सेकेराटा होता है। जियामेज सेकेराटा जो है मीठी मक्का होती है। जियामेज सेकेराटा मीठी मक्का होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि पॉपकॉर्न मक्का यानी कि कॉर्न फ्लेक्स बनाने हेतु कौन सी मक्का उपयुक्त है? तो जियामेज इवर्टा जो है वो पॉपकॉर्न बनाने के लिए उपयुक्त है। मक्का की फसल का प्रमुख कीट है। मक्का की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तो तना छेदक मक्का की फसल का प्रमुख कीट है तना छेदक। क्वेश्चन नंबर 50 है, ज्वार में विषैला तत्व यानी HCl धुरीन अम्ल की मात्रा कौन सी अवस्था पर होती है? तो घुटने तक की जब मक्का नहीं ज्वार जब हो जाता है घुटने तक का, तब जो है उस समय ज़्यादा विषैला धुरीन तत्व यानी HCl तत्व की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 51, खरीफ की फसलों का प्रमुख कीट है। खरीफ की फसलों के प्रमुख कीट तो टिड्डा भी है, कातरा भी है और सफ़ेद लट यानी कि उपयुक्त सभी। टिड्डा, कातरा, सफ़ेद लट खरीफ की प्रमुख कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, मक्का में प्रथम सिंचाई करते हैं। मक्का में प्रथम सिंचाई कब किया जाता है? तो मक्का में प्रथम सिंचाई वो टेसल आने पर किया जाता है, यानी कि जब नर मंजरी जो आती है टेसल आने पर मक्का में प्रथम सिंचाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मक्का की फसल का खरपतवार नाशी है। मक्का की फसल का खरपतवार नाशी कौन सा है? तो सीमाजीन भी है और एट्राजीन भी है, यानी कि दोनों, सीमाजीन एट्राजीन दोनों। मक्का का सफ़ेद कलिका रोग होता है। मक्का का सफ़ेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। मक्का का सफ़ेद कलिका रोग जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनाजों का राजा कौन सी धान्य फसल कहलाती है? तो अनाजों का राजा गेहूँ कहलाती है। अनाजों का राजा गेहूँ, और रानी कौन होती है? मक्का। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कौन से राज्य में है? भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी पूछ रहा तो पंजाब में है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो स्पाइक। गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। गेहूं की प्रोटीन कौन सी होती है? तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में गेहूं की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला गेहूं कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला भारत में जो गेहूं है कौन सा है? तो षटगुणित। आंसर इसका डी हो जाएगा, षटगुणित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, गेहूं में बीज बुआई की कौन सी विधि जिसमें बीज हल से जुड़ी नाई यानी कि ओरनी में डालते हैं? तो पोरा विधि होती है, ओरनी या चौगा बोलते हैं उसको, पोरा विधि से बोई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 है, गेहूं की फसल में बुआई के दौरान दूरी रखते हैं। तो गेहूं की फसल में 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 22.5 और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? गेहूं की फसल का प्रमुख कीट दीमक होता है। दीमक गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गेहूं का कौन सा रोग है जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है? तो करनाल बंट। गेहूं के करनाल बंट में सड़ी मछली जैसी बदबू आती है। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान 4 से 6 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है,
एग्रोसन GN यानी कि PMA एक है, एग्रोसन GN PMA क्या चीज़ है? फफूंदी नाशक है। एग्रोसन GN PMA फफूंदी नाशक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्या कह रहा है? धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि कौन सी है? धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की कौन सी है? तो डेपोंग विधि। डेपोंग विधि क्या है? धान की मिट्टी रहित नर्सरी उगाई जाती है इससे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69 है, धान की खेती फसल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्व के अलावा लाभदायक है? तो सिलिका जो है लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? धान की फसल में नाइट्रेट उर्वरक वर्जित है। धान की फसल में क्या है? नाइट्रेट उर्वरक वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? किस तरह का उपाय कहलाता है? तो निरोधात्मक उपाय कहलाता है। कौन सा उपाय कहलाता है? निरोधात्मक उपाय कहलाता है। खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना निरोधात्मक उपाय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72 है, 72 में कह रहा है, निम्न में से शिवालिक किस्म है? शिवालिक मसूर की किस्म है। शिवालिक मसूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म है? चने की। पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म किसकी है? चने की। क्वेश्चन नंबर 74 यानी कि 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल क्या है? चीन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल चीन है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75 क्या है? 75 में पूछ रहा है, सोयाबीन के प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं? तो सोयाबीन में आपका एलोक्लोर प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं? एलोक्लोर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से चंद्रा किस्म है? चंद्रा किस्म किसकी है? तो चंद्रा किस्म आपकी चंद्रा किस्म किसकी है? मूंगफली की। चंद्रा किस्म मूंगफली की है। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्रांति किस्म किसकी है? तो क्रांति किस्म सरसों की है। सरसों की क्रांति किस्म है। क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग है? क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग कौन सा है? तो सफेद रोली। क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग सफेद रोली है। 79 है, सरसों की सफेद रोली व्याधि के नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेते हैं। सरसों की सफेद रोली के लिए कौन सा रसायन नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं? तो इसमें आपका एप्रोन SD भी आप ले सकते हैं और रीडोमिल भी ले सकते हैं, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, हेलियंथस एनस वनस्पतिक नाम है? हेलियंथस एनस किसका वनस्पतिक नाम है? तो सूरजमुखी का। हेलियंथस एनस किसका वनस्पतिक नाम है? सूरजमुखी का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, सनराइज सिलेक्शन किस्म है? सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है? सनराइज सिलेक्शन सूरजमुखी की किस्म है। ठीक है, सनराइज सिलेक्शन सूरजमुखी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 82 सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है? सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है, तो ये आप जानते होंगे, तोता सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है। और फली छेदक, तोता और फली छेदक दोनों हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तोता और फली छेदक दोनों हो जाएगा। B और C दोनों है। ठीक, आंसर इसका D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, अरुणा किस्म है? अरुणा किसकी किस्म है? तो अरुणा आपकी अरंडी की किस्म है। अरुणा किसकी किस्म है? अरुणा अरंडी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 84, TC25 किसकी किस्म है? तो तिल की। TC25 तिल की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 85 है, फाइलोडी बीमारी किससे संबंधित है? तो फाइलोडी बीमारी तिल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 में है, RGC 936 ग्वार की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जीवाणु झुलसा रोग का निदान है? जीवाणु झुलसा रोग का निदान किससे है? स्टेप्टोसाइक्लिन। जीवाणु झुलसा रोग का निदान किससे करते हैं? स्टेप्टोसाइक्लिन से। क्वेश्चन नंबर 88 है, इपिरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में प्रभावी है? कौन है? पायरिला। गन्ने का जो पायरिला होता है उसको इपिरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो कपास का उत्पत्ति स्थान क्या है?
ये आप सभी लोग जानते हैं। कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है। कपास का उत्पत्ति स्थान भारत है। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90, निम्न में से अमेरिकन कपास है। अमेरिकन कपास कौन सा है? गॉसिपियम हिरसुटम जो है अमेरिकन कपास है। गॉसिपियम हिरसुटम अमेरिकन कपास है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कपास है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कौन सी कपास है? तो गॉसिपियम हिरसुटम। भारत में सबसे ज़्यादा वही अमेरिकन कपास उगाई जाती है, गॉसिपियम हिरसुटम। क्वेश्चन नंबर 92 है, धनलक्ष्मी किस्म है। धनलक्ष्मी किस्म है। धनलक्ष्मी किसकी किस्म है? तो कपास की किस्म है। धनलक्ष्मी कपास की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 93, कपास की प्रमुख खरपतवारनाशी है। कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी क्या है? तो डायूरान। कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी डायूरान है। क्वेश्चन नंबर 94, 94 क्या है? कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है। कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है बीटी घोल का छिड़काव करके, बीटी कॉटन किस्मों को उगाकर और NPV 250 से 500 LE प्रति हेक्टेयर के द्वारा कपास की लटों का नियंत्रण किया जाता है। यानी आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, 95, क्वेश्चन नंबर 95 पे बीटी कपास का प्रमुख शत्रु है। बीटी कपास का प्रमुख शत्रु क्या है? सफ़ेद मक्खी। बीटी कपास का प्रमुख शत्रु सफ़ेद मक्खी। क्वेश्चन नंबर 96 है, कपास में कौन सा परभक्षी कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? कपास में कौन सा परभक्षी जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? ठीक है। तो इसमें क्राइसोपर्ला कार्निया कपास के जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है। क्राइसोपर्ला कार्निया। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई है? तो 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना 1963 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 99, हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? हरित ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? तो 1966 से 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन है, IVLP यानी कि इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? ये आपका शुरू हुआ है 1995 में। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं आप लोगों से 100 क्वेश्चन लेकर के, इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन लेके, ताकि आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें और